अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जून 26 दिसंबर 26 के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सी फैब फोर, जिसका पहले नाम BFD हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया SBF, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। ठीक है जी, तो इसके आज हम जो है क्या कहते हैं स्टार्टिंग सेशन की बात कर रहे हैं जी। आज का एजेंडा क्या है जी, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा अपना, और फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं आपके पास मजीद चीज़ें आएंगी कि SBF क्या है, कितना SBF में फ़र्क है BFD से, बात कर लेंगे अगर है तो। ठीक है, हमारे लेक्चर्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है जी, ये भी बात होगी। और इसके अलावा जो है वो न्यू, व्हाट्स न्यू, कोई चीज़ नई है हमारे पास, कुछ नया है तो वो भी बता दिया जाए। ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से C-FAB 4 के, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, मेन टॉपिक्स क्या क्या है, सीक्वेंस हमारी क्या होगी। सही है जी। लिंकिंग ऑफ SBS विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये जो हमारा टॉपिक है ये जो है ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेगा। अप्रोच हमारी क्या होगी, क्या MFA CAF 6 वाली अप्रोच चल जाएगी या हमें अपनी अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा, C-FAB पे डिफरेंट अप्रोच के साथ जाना होगा, ये बात भी यहाँ पे देखेंगे। और टॉपिक्स की सीक्वेंस क्या है हमारी। ठीक है जी, डूज एंड डोंट्स एंड ऑफ BFD, लास्ट में एक बात होगी कि किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, किन बातों का हमें फॉलो करना होगा, किन बातों से हमें बचना होगा। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के एजेंडे में शामिल है। अच्छा जी, एक ब्रीफ सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जी। सऊद तारिक मेरा नाम है। 2006 में मैंने अपना O लेवल्स कंप्लीट किया। 2008 में मैंने अपना A लेवल्स कंप्लीट किया। उसके बाद 2010 में मैंने अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया जी। और आफ्टर कंप्लीटिंग माई ACCA देन आई डिसाइडेड टू डू CA। मैंने फिर CS की एग्जाम्शंस क्लेम की ACCA की बेसिस पे। और उसके बाद हमने जो है ना क्या कहते हैं ACCA करने के बाद CA में स्टार्ट कर दिया। KPMG 2011 में मैंने KPMG तासीर हादी को कराची ऑफिस से आर्टिकलशिप शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया और 2015 में मैं CA क्वालिफाई हो गया। 2014 विंटर अटेम्प्ट थी, रिजल्ट आया तो 115 था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा CA कंप्लीट हो गया, मैं ACA हो गया। उसके बाद 2017 तक मैं KPMG में ही रहा। ठीक है जी, मैनेजरियल लेवल पे काम करता रहा। पोस्ट आर्टिकलशिप भी मैंने तकरीबन 3 साल काम किया है। और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं थोड़ा टाइम इंडस्ट्री में गुजारने के बाद 2018 में आई स्टार्टेड एट माई ओन फर्म ST&Co के नाम से मैंने अपनी फर्म शुरू की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 आ गया है जी, वो भी एंड होने वाला है। और मैं अपनी फर्म ST&Co में अकाउंटिंग, ऑडिट, एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग वगैरह वगैरह वगैरह। टीचिंग से रिलेटेड बड़ा पुराना ताल्लुक है, टीचिंग से बहुत पुराना लिंक है। टीचिंग से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मैंने 2005 में ही, जब मैंने O लेवल्स कंप्लीट नहीं किया था, तब मैंने O लेवल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और अगर ब्रीफली बात की जाए तो 2005 से लेकर 2014 तक, यानी कि तकरीबन 9 ईयर्स का जो अरसा था, इनमें मैंने जो है वो O लेवल्स की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। A लेवल्स के बहुत सारे पेपर्स पढ़ाए हैं, थ्योरी भी पढ़ाए हैं, कैलकुलेशन भी पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है, BS नहीं पढ़ाया मगर इकोनॉमिक्स, मैथ्स, अकाउंटिंग O लेवल्स में मैंने जो है वो क्या कहते हैं बाकशरी इस्लामिया भी पढ़ाया है। और कुछ ACCA के इनिशियल पेपर्स भी F1 से लेकर F9 तक के, वो भी मैंने काफ़ी पढ़े हैं। और मैथ्स, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करानी होती थी तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कराई है, मैथ्स वगैरह पढ़ाया गया है। अच्छा, 2014 में मैं कहूँगा कि इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। ठीक है, 2014 में कैसा क्या हुआ जी, 2014 में ऐसा हुआ कि 2014 में मैंने CA फाइनल का मॉड्यूल F का एक पेपर होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये खत्म हो गया है पेपर। ठीक है, पहले ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, मैक के नाम से जाना जाता था। तो मैंने वो जो है ना क्या कहते हैं पेपर पढ़ाना शुरू किया 2014 में। 2015 में मैंने फिर कैफ लेवल का जो कॉस्टिंग था वो पढ़ाना शुरू किया, CMA जिसे कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 2016 में मैंने BFD भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद 2000 क्या कहते हैं 21 में मैंने MSA 2 पढ़ाना शुरू किया सर फुरकान के साथ। ठीक है जी। और 2022 में आई थिंक C-FAB 3 SPM भी शुरू कर दिया था, और CAF 6 MFA भी शुरू कर दिया था। और आज अगर मैं बात करूँ 2025 में, ठीक है जी, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह BFD है जो मैं 100% पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे पास CAF 5 हो गया है कॉस्टिंग, CAF 5 MFA है, ये 3 पेपर जो हैं ये मैं 100% पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं MSA 2 सर फुरकान के साथ पढ़ाता हूँ, जो कि अब स्ट्रेटजिक केस स्टडी हो गया है। ठीक है जी, अब आपकी लैंग्वेज में केस स्टडी है। और C-FAB 3 SPM,
नया वाला C-FAB 3 से रिलेटेड जो है इंशाल्लाह जल्द कंफर्म किया जाएगा कि क्या पोजीशन होती है। तो और अल्लाह का शुक्र है जी, हमारे जैसे कहते हैं ना कि 25 जून में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट उमेश कुमार का गोल्ड मेडल भी आया। उनको भी हम बुलाएंगे, भी कुछ टिप्स वगैरह भी उनसे जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए पहले दिन से, क्योंकि वो भी फर्म में, आप भी फर्म में कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं आगे बात करूंगा प्रॉब्लम हो रहा होता है फर्म के साथ मैनेज करने को। तो कैसे मैनेज करना चाहिए इस पर बात की जाएगी। इससे पहले हमारे BFD में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरिट सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं पहले। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरिट, एक गोल्ड मेडल जो है वो हमारा BFD में ST एकेडमी के प्लेटफॉर्म से BFD में मेरे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं, ये तो मेरी बात हो गई। अब मैं आप लोगों से जरा पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने क्या सुना है C-FAB 4 SBF के बारे में, जो कि BFD भी कह सकते हैं। क्या सुना है आप लोग, जरा मुझे बताएं कि इस पेपर में ऐसा क्या है। थोड़ा चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए पार्टिसिपेशन जितना आपका होगा उतना सेशन इफेक्टिव रहेगा। जी, बताइए जरा, चैट के थ्रू बताइए। मुश्किल है, आसान है, मॉडरेट है, क्या है। मैं आपको प्रूव भी करूंगा जो मैं बात करूंगा, मगर पहले मैं आप लोगों का फीडबैक चाहता हूँ। चैट में आप जो है मेरा नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, सऊद तारिक। जी, इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन है, आगना कह रहे हैं। और बाकी लोग का क्या ख्याल है। अच्छा जी, जवाब आ रहा है कि MFA का एडवांस है। जी बिल्कुल, MFA का काफ़ी एडवांस है। लेंदी है, लेंदी है बिल्कुल। फॉर्मेट नहीं है क्वेश्चन का, सही कह रहे हैं हसन आफ्ताब, सही है। मल्टीपल टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स लिंकिंग, कॉम्प्लेक्स लिंकिंग तो नहीं कहेंगे अली अहमद, मगर ये जरूर है कि हाँ टॉपिक्स मल्टीपल आ रहे हैं, मगर कॉम्प्लेक्स लिंकिंग नहीं कहना चाहिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस है यस। प्रीवियसली मैं कहूँगा कि और ज़्यादा था, मगर अभी भी कम होने के बावजूद भी ज़्यादा है। MFA का डैडी है जी, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, ये अच्छी बात भी हो जाती है, बुरी बात भी हो जाती है। सुहेर कह रहे हैं प्योरली कॉन्सेप्चुअल, वेरी नाइस पॉइंट, प्योरली कॉन्सेप्चुअल, नो रट्टा, हर चीज के पीछे लॉजिक दी जाएगी। तो मैं कुछ बातें लिख लेता हूँ। मॉडरेट पेपर। अच्छा, मॉडरेट पेपर मैं क्यों कह रहा हूँ, मॉडरेट पेपर मैं यूँ कह रहा हूँ कि इसका जो पासिंग परसेंटेज है ना, पिछली लास्ट 2 अटेम्प्ट है, 20 अटेम्प्ट का मुझे नहीं पता क्या आता है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से आपको मैं बताऊं 33-34 है। ठीक है, उससे पहले मैं कह सकता हूँ कि इसका पासिंग परसेंटेज 25 से 35 चलता है यूजुअली। अगर 25 to 35 चले, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाता, मगर 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 एवरेज क्या बनेगा। तो 30% अगर एक एवरेज बन रहा है तो इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज और ज़्यादा तमाम पेपर्स में, लॉ में आपके सामने ऊपर नीचे होता रहता है, टैक्सेशन में भी काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है, ऑडिट में भी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है पासिंग परसेंटेज। मगर BFD में ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि अब काफ़ी मुनासिब हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, FAFR का भी बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं कहूँगा BFD का भी अभी पिछले कुछ अरसे से काफ़ी बेहतर पासिंग परसेंटेज चल रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर 30% पासिंग परसेंटेज, इसका मतलब है जो पढ़ के जाएगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। हर 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरी अटेम्प्ट मुश्किल आती है, मगर इस बार तीसरी अटेम्प्ट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई इस बार। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सवाल में ऐसी कोई चीज़ थी जो स्टूडेंट ना होती हो। एक चीज़ थी कॉलर, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने लेक्चर में कवर कराते हैं, तो इतना मसला नहीं हुआ स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ के गए तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, इसके अंदर ये है कि कैलकुलेशन प्लस थ्योरी। ठीक है जी, और कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग, कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, यस लेंदी कोर्स एंड लेंदी पेपर, पेपर भी लेंदी आ जाता है, बट इजी टू पास। जो लोग पढ़ के जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए पास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एडवांस ऑफ MFA। अच्छा, एक बात मैं करता चलूँ, कैफ 6 MFA में जो आपने पढ़ा था ना, आप समझो वो शायद 20% था, मैं सीरियस बता रहा हूँ। डिफिकल्टी वाइज बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट वाइज फिर भी आपकी कुछ चीजें कवर हुई हैं, कुछ चीजें, सारी चीजें नहीं कहूंगा, मेजोरिटी चीजें नहीं कहूंगा मैं। अच्छा खासा पोर्शन ऐसा है जो आप यहाँ पे देखेंगे वो MFA में नहीं था। कुछ तो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं,
और जो टॉपिक्स एमएफए में आपने देख लिए थे वो भी यहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एडवांस ऑफ कैफ 6 एमएफए, एमएफए कैफ 6 का ये एडवांस है, काफी एडवांस है। अगर आप कैफ 6 एमएफए की अप्रोच से बीएफडी सॉल्व करने जाएंगे तो वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश प्लस मैथ्स। इंग्लिश चाहिए, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, सवाल सही समझ आएगा, एंड मैथ्स, क्योंकि फॉर्मेट नहीं है तो आपकी मैथमेटिक्स, जो अरिथमेटिक्स है यूजुअली, थोड़ी बहुत अलजेब्रा वो आपको आनी चाहिए, इसका बहुत यूज है, फ्रीक्वेंट यूज। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जो बीएफडी के कॉन्सेप्ट से नहीं होते, वो मैथ के कॉन्सेप्ट से, अरिथमेटिक से हो जाते, तो ये भी इस टॉपिक की स्पेशलिटी है। ठीक है जी। मगर मैं बार बार एक बात करूंगा, थ्रू आउट द सेशन एक बात करूंगा, कि आपने ये ध्यान में रखना है इजी टू पास है, आपने ये ध्यान में रखना है मॉडरेट पेपर है, आपने ये ध्यान में रखना है कि इसका पासिंग परसेंटेज काफी बेहतर है निस्बतन दूसरे पेपर्स के। इसका मतलब लग के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो पेपर पास हो जाएगा। कर लेंगे ना मेहनत भाई? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे लेक्चर्स में डिफरेंस क्या हुआ जी? हमने कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हुए, प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, थ्योरी भी कवर कराई है, रीसेंट अटेम्प्ट आई कैप पास पेपर्स भी करवाए हुए हैं, आई कैप के रीसेंट पास पेपर्स भी करवाए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है ड्यूरिंग लेक्चर्स, तो क्वेरीज आंसर्ड इंडिविजुअली, कोई असिस्टेंट जवाब नहीं देगा आपको, मैं ही जवाब दे दूंगा भाई, मैं ही देता हूँ, या आप पूछ भी लेते हो। ठीक है जी, या आप फीडबैक भी ले सकते हो। तो डिफरेंस क्या है? कॉन्सेप्ट भी मिल गया, प्रैक्टिस भी मिल गई, थ्योरी भी मिल गई, ओल्ड पासवर्ड मिल गया, रिसेंट पासवर्ड मिल गया, इसीलिए इसका जो कंटेंट है वो 180 प्लस आवर्स का। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ये 180 प्लस आवर्स हमें ज्यादा लग रहे हैं, 100 सवा 100 घंटे में कुछ हो जाए। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, जितनी आप मेरे साथ एफर्ट करोगे ना, ये उतना आपका अपना एफर्ट कम हो जाएगा। देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं बस कॉन्सेप्ट दे दूं, प्रैक्टिस बोलूं घर पे कर लो, मैं कहूँ रिसेंट रैम भी घर पे कर लो, मैं कहूँ थ्योरी भी खुद प्रिपेयर कर लो, तो सही है, फिर तो जल्दी हो जाएगा कोर्स। मगर मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आपके ऊपर छोड़ दिया ना तो आपके पास वैसे ही बहुत काम है, आप वैसे ही फर्म में बिजी हैं, आप वैसे ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत कम टाइम दे रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं क्लास में करा दूंगा तो फिर भी आप शायद कर लो, मगर अगर मैंने आप पे छोड़ दिया तो ये तो रह गया। बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स स्टूडेंट होगा तो वो कर लेगा, वरना अक्सर स्टूडेंट्स तो टाइम की कमी की वजह से छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि थोड़ा पेन लिया जाए। अच्छा, इसके लिए पूरा प्लानर अवेलेबल है, पूरी लेक्चर शीट अवेलेबल है, जो लोग ग्रुप में मौजूद हैं उनको मैंने शेयर कर दी थी। ग्रुप में देख ली थी आप लोगों ने? कल मैंने शेयर की है लेक्चर प्लानिंग शीट जून 26 अटेम्प्ट की। हाँ भाई, मिल गई सबको? कोई ऐसा है हमारे सेशन में जिसको नहीं मिली हो? नहीं मिली? मिल गई? अच्छा, अगर किसी के पास नहीं आई है, मैंने दूसरे ग्रुप में भी शेयर करवा दिया था, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो आप लोग व्हाट्सएप का, इसमें मैं इंशाल्लाह शेयर करवा कर दूंगा वापस से। ठीक है, और जो लोग, अगर कोई मिसाल के तौर पर लाइव नहीं देख रहा होगा, बाद में ये वीडियो देखेगा, तो वो मेरा नंबर नोट कर ले, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और लेक्चर कंट्रोल शीट भी शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरा डे बाय डे, डे बाय डे सब कुछ बताया हुआ है कि आपने कैसे कैसे लेक्चर कवर करने। ठीक है जी, बात समझ आ गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, एक और सवाल लोग करते हैं कि सर क्या ये पिछली टर्म की रिकॉर्डिंग है, क्या आप नई रिकॉर्डिंग करेंगे? देखें, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो एसबीएफ का कोर्स है, ये मुझे आगे जाके बात भी करनी है, मैं अभी कर लेता हूँ। ये जो एसबीएफ का कोर्स है, इट इज सेम एज बीएफडी, एसबीएफ इज इक्वल टू बीएफडी, सेम सिलेबस है, सेम ग्रेड है, सब कुछ सेम है। तो इसीलिए जो लेक्चर्स हमारे लास्ट अटेम्प्ट वाले थे वो स्टिल रेलेवेंट हो जाएंगे, बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है
सर ये कोई ज्यादा पुराने लेक्चर तो नहीं है, देखें अगर थोड़े पुराने लेक्चर भी हैं थोड़े से, और वैसे तो मैं नए लेक्चर भी रिकॉर्ड करता रहता हूँ, लोगों को पता है जो नई रीसेंट अटेम्प होती है वो सारे नए लेक्चर होते हैं जो रीसेंट अटेम्प सॉल्व कराई जाती है क्लास में। तो आप ये देखें कुछ लेक्चर इसमें लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग में फायदा ये होता था एक जमाने में कि लाइव क्लासेस में जब बहुत सारे लोग आते थे और जब वो सवाल करते थे तो उससे ये फायदा होता था कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी स्टूडेंट के सवालात जो आ सकते हैं पोटेंशियल वो भी कवर हो जाते थे और उसके सोल्यूशन भी कवर हो जाते थे। आइसोलेशन में मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं तो उसमें एक रिस्क होता है, इसमें रिस्क ये होता है कि मैं शायद अपने ही लेवल को देख के वीडियो रिकॉर्ड कर लूं और जो माइक्रो लेवल की गलतियां स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं वो मे बी स्किप हो जाए। लाइव क्लास में फायदा ये होता है कि जब लाइव क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो हर तरह का स्टूडेंट आता है, अच्छा स्टूडेंट भी आता है, बुरा स्टूडेंट भी आता है, एवरेज स्टूडेंट भी आता है। तो हर तरह के स्टूडेंट की क्वेरी चूंकि वीडियो में रिस्पॉन्ड हो जाती है इस वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती रिकॉर्डिंग देखने में। तो ये चीज़ ध्यान में रहे कि आप अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट आपसे शेयर किया जा रहा है, ये सारा रेलेवेंट कंटेंट है। अच्छा आगे चलते हैं 10 अटेम्प्ट में। अच्छा ये मेन मेन टॉपिक्स के नाम आ रहे हैं, अभी आप इन टॉपिक्स को नहीं जानते हो, कुछ टॉपिक्स आपने एमएफए में देखे होंगे, जैसे ये आपने कैफ 6 एमएफए में देखा है मगर यहाँ पे बहुत एडवांस आने का है। ठीक है, वैक और बिजनेस फाइनेंस आपने देखा है मगर अगेन ये जो है ना ये भी बहुत ज्यादा एडवांस आने का है। ठीक है, पोर्टफोलियो थ्योरी एसपीएम ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ये एसपीएम में नहीं, ये एमएफए में नहीं था, कैफ 6 7 में, कैफ 7 में नहीं था। ठीक है, पेपर में कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, बस नाम चेंज किए, अंदर से ग्रिड भी सेम है, टॉपिक भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम 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 एंड सेम। ठीक है आगना। अच्छा इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो न्यू है, वो पहले नहीं था आपके पास, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे वो पीछे कैफ लेवल पे आपने पढ़ा होगा मगर ये एमएफए में नहीं था। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी एमएफए में नहीं था, मैं एमएफए के एंगल से बात करूँ, रेलेवेंट कॉस्टिंग एमएफए में नहीं था मगर कॉस्टिंग में था। ठीक है जी। अच्छा लीनियर प्रोग्रामिंग पे मैं बात कर लिमिटेड करूंगा कि वो मल्टीब्रेड कैपिटल राशनिंग के लिए सीखनी होती है, फुल फ्लेज इसका सवाल नहीं आता, ना आ सकता है। ठीक है, मर्जर इक्विजिशन बिजनेस रिलेशन का कंफर्म सवाल होता है जी। ठीक है, फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इसका भी कंफर्म सवाल होता है। ठीक है, ये टॉपिक अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये पहले हुआ करते थे, पूरी ग्रेड जो है वो कट गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक आपको, अच्छा ये कौन सी ग्रेड है, ये थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना पुरानी ग्रेड है। अभी जो नई ग्रेड बनी है ना, ये पुरानी ग्रेड को ही मैंने दिखाया है, नई ग्रेड अजीब सी बनी है। यहाँ पे एक फॉरेक्स बस एक टॉपिक होता है वो अलग से मेंशन हो गया है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, कुछ ग्रेड में कुछ टॉपिक डले हुए हैं, दूसरी ग्रेड में दूसरे टॉपिक और उसी से रिलेटेड टॉपिक डले। तो एक टॉपिक एक ग्रेड में एक अलग जगह नहीं है सिवाय इस फॉरेक्स के। तो इसलिए ये वाली ग्रेड मेरे ख्याल से पेपर में फॉलो हमारी जो है ना नहीं हो रही हो, क्लासरूम में फॉलो नहीं हो रही होगी, मगर बहरहाल सिलेबस पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा पूरा आपको कवर कराया जाएगा। अच्छा पेपर में मैंने आपको बताया कोई चेंज है, नो चेंज इन एसडीएफ, जस्ट अ नेम चेंज, जस्ट अ नेम चेंज, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम जो है ना BFD होता था, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन होता था, अब इसका नाम हो गया स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। तो नो 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 चेंज इन सिलेबस, जस्ट अ नेम चेंज, कोई भी आपको अपनी चीज चेंज नहीं करनी। ठीक है जी, अप्रोच चेंज नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जून 26 के लिए पिछले साल अगस्त से जुलाई से 25 से एडमिशन ले लिया था, तो उनको ये परेशानी हो रही है कि हमें नए उसमें कैसे करना होगा। ठीक है जी। अच्छा तो उनको ये परेशानी कि हमें नई स्कीम में क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सेम चीजें चलेंगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान में रहे, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप चूंकि ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम देने की वजह से हम एक काम करते हैं कि रजिस्टर नहीं बनाते, तो रजिस्टर फिर भी बनेगा, रजिस्टर विल स्टिल बी देयर। ये बात समझ आ रही, रजिस्टर को छोड़ नहीं सकते, रजिस्टर्ड लाजमी बनाना होगा। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, बिल्कुल। देखें जो रजिस्टर बनेगा फिजिकली, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। रजिस्टर बनाने के पीछे दो रीजन, एक तो ये कि आपकी जो पुरानी एग्जिस्टिंग अप्रोच होती है, इट कंटिन्यूज योर एग्जिस्टिंग अप्रोच ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग करने की, रिवाइज करने की
चीजें रिकॉल करने की जो अच्छी टेक्निक है, रेलेवेंट टेक्निक है, जेन्युइन टेक्निक है, वही रजिस्टर। तो रजिस्टर बना होगा तो तो आपको, अच्छा एक तो ये कि आपको पढ़ने में आसानी, पढ़ने का स्टाइल बचपन से यही है कि हम किताब, रजिस्टर वगैरह, पेंसिल वगैरह साथ रखते हैं। और दूसरा, इट हेल्प्स इन रिवीजन। तो पेपर से एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना होगा। तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, आप फिर उस केस में ये करोगे कि अपने रजिस्टर से रिवाइज कर लोगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्टर कहीं नहीं जा रहा, रजिस्टर आपने बनाना है। एक्सेल इज नॉट द नेमो बदल ऑफ रजिस्टर, बिकॉज एक्सेल में भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप जो है वो उसमें फॉर्मूले वगैरह सही तरह ट्रेस नहीं कर सकते। तो फॉर्म, ठीक है। और एक्सेल एग्जाम का वैसे भी आपको पता है कि एक्सेल नहीं होता, वो आई कैप का अपना सॉफ्टवेयर जो कि एक्सेल से काफी अनफ्रेंडली है। एक्सेल इज वेरी फ्रेंडली। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न मैं बस ये समझता हूँ, हमेशा से देख रहा हूँ कि पेपर पैटर्न में मोर टूवर्ड्स थ्योरी होना चाहिए। पैटर्न जो है मोर टूवर्ड्स थ्योरी होना चाहिए। जैसे दूसरे बोर्ड में ऑलमोस्ट 50% तक इस तरह के पेपर में थ्योरी आ जाती है कैलकुलेशन के साथ, तो हमें भी इस तरह जाना चाहिए। आई के 35-40 मार्क्स से यूजुअली ऊपर नहीं जाता, मगर 12 कभी भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो मोर टूवर्ड्स थ्योरी, इस पे हमारा भी फोकस होना चाहिए, और स्टूडेंट्स का तो फोकस लाजमी होना चाहिए। क्या ये बातें समझ आती हैं? क्लियर है? रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसकी वजह है कि रजिस्टर से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। रजिस्टर से ये है कि रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे PaxBF का कोई बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लिंक है। ऑलपर्स की एग्जांपल मैं पहले दूसरे लेक्चर में दे देता हूँ। इन्वेस्टमेंट विजन में कि अगर हम ऑलपर का प्लान लॉन्च करें तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई जी। इसके बाद, गाड़ी कब रिप्लेस करें, जल्दी रिप्लेस करें या देर से रिप्लेस करें, ये एक औसताना कश्मकश रहती है। गाड़ी की लाइफ 5 साल है तो 5 साल पूरा चलाएं, या 3 साल बाद बेच दें, 4 साल बाद बेच दें। जल्दी बेचेंगे तो थोड़े रीसेल के पैसे अच्छे मिल जाएंगे, जल्दी बेचेंगे तो मेंटेनेंस का खर्चा इतना नहीं होगा। ठीक है, देर से बेचेंगे तो उतनी मेंटेनेंस भी ज़्यादा करानी पड़ेगी। देर से बेचेंगे तो उतना जो है वो आपको, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, स्क्रैप वैल्यू भी कम मिलेगी अगर देर से बेचेंगे तो। बहरहाल एक हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बात करते हैं, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सेस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है, विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, ठीक है, एडवांस टैक्स क्या होता है, ये हम बातें कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो है वो टैक्सेस, एडवांस टैक्स, सेल टैक्स वगैरह। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाए या निकाल दिया जाए, कौन सी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया जाए, क्या वर्किंग करके फैसला किया जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये भी यहाँ बताया जाएगा। डेट से फाइनेंस किया जाए या इक्विटी से फाइनेंस किया जाए, ये कैफ 6 MFA में भी कुछ लोगों ने देखा होगा, मगर बहरहाल जीरो से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप 5 साल का लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, आप 10 साल का लोन लेंगे इंटरेस्ट रेट और ज्यादा होगा, 20 साल का लोन लेंगे इंटरेस्ट रेट और ज्यादा होगा। तो एक चीज होती है यील्ड कर्व, प्रैक्टिकली भी ये काम आ रहा होता है और हमारे कोर्स में भी है। फिर पोर्टफोलियो, व्हाट इज पोर्टफोलियो, एक ब्रीफ केस। पोर्टफोलियो को वर्ड में बार बार यूज करूंगा। पोर्टफोलियो एक ब्रीफ केस है, एक थैला है जिसके अंदर शेयर्स पड़े हुए हैं, उन शेयर्स को रखना है या बेचना है, ये भी हम देखेंगे। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है। देखें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, SBF इज नॉट MFA। कैफ 6 MFA की बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करिएगा, ना वो अप्रोच सेम है, ना वैसा सिलेबस सेम है, ना आंसर देने का स्टाइल सेम है। आपको अपनी अप्रोच को बड़ा करना पड़ेगा, सीए फाइनल लेवल पे ले जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये व्हाट इज जैसे गुल्लक, गुल्लक समझते हैं क्या, इनबॉक्स। ठीक है जी, तो पोर्टफोलियो थ्योरी पूरे टॉपिक का नाम है, पूरे टॉपिक का नाम है। अच्छा, गुल्लक क्या होता है, व्हाट इज गुल्लक, गुल्लक इज कैश बॉक्स। हम सेविंग करने के लिए, कुछ पैसा जोड़ने के लिए, कुछ पैसा बचाने के लिए गुल्लक बनाते हैं। प्रैक्टिकली भी कुछ पैसा साइड पे किया जाता है, सही है, इमरजेंसी के लिए, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा एसेट खरीदने के लिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि गुल्लक को हमें मेंटेन रखना होगा, मेंटेन रखना होगा। कैसे मेंटेन करेंगे, इसको भी हम देख लेंगे। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल लाइफ से ये सिनेरियो बड़ा लिंक्ड है। जैज वारिस का मर्डर वाले हुआ, अभी टेलीनॉर और यूफोन की बातें चल रही हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट कर देंगे।
ठीक है। अभी और जो भी न्यूज़ आएगी अगर कोई हमारे सेशन के दौरान आई, फिर फॉरेक्स से रिलेटेड के भाई कितना, कौन सी करेंसी में ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सी करेंसी में जो है वो कौन सी कंपनी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है, इस सब चीज़ों पर बात होगी, इन सब चीज़ों पर बात होगी। डी मर्जर क्या होता है जी? कंपनी को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए। एक्सॉन मोबिल एक ग्रुप था, उसने आईसीआई को डीमर्ज कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो डी मर्जर को भी हम देखेंगे। बाकी ये है कि हेजिंग क्या होती है, व्हाट इज हेजिंग? ये हेजिंग के लिए बताया गया है कि एडवर्स मूवमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट। ठीक है जी, बात समझ आई। ये हेजिंग क्या होती है, बाहर के फैक्टर से, बाहर की एक्सचेंज करेंसी से हमें अपने एसेट्स कैसे प्रोटेक्ट करो। तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक होगा जिसे हम कहते हैं हेजिंग, या फॉरेक्स का एरिया होगा, जिसको हम अच्छे लेवल पर डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, मैं अप्रोच डिस्कस करके फिर मेरे ख्याल से उमेश कुमार में ने हमें ज्वाइन कर लिया, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अरे उमेश आ गए जी, काफ़ी देर हो गई मेरे ख्याल से। उमेश मुझे मैसेज कर दें, आप आ गए ना? आप ही हैं ना वो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट? चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू उमेश। मैं बस ये अप्रोच डिस्कस करके फिर मैं ज़रा जो है ना क्या कहते हैं, चाहूँगा कि आप बच्चों को ज़रा कुछ गाइड करें हमारे, और जो है ना हेल्प करें। ठीक है। अच्छा, अप्रोच हमारी बहुत सिंपल सी है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अप्रोच नहीं बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम जाएंगे इजी इलस्ट्रेशन पे। 2+2 4 टाइप की इलस्ट्रेशन होती हैं, उन पे जाएंगे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने के बाद। इजी इलस्ट्रेशन टॉपिक दुनिया में आया क्यों, एसेट रिप्लेसमेंट टॉपिक दुनिया में आया क्यों, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टॉपिक दुनिया में आया क्यों, सेंसिटिविटी एनालिसिस टॉपिक दुनिया में आया क्यों, मर्जर एक्विजिशन टॉपिक दुनिया में आया क्यों, सोर्स ऑफ फाइनेंस के पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, एपीवी के पीछे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों एपीवी पैदा हुआ, क्यों एपीवी इजाद किया गया। हर टॉपिक के पीछे कुछ ना कुछ उसके फंडामेंटल्स हैं, पहले उसको समझाया जाएगा ताकि आपको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद उसकी इजी इलस्ट्रेशन दी जाएगी। फिर कुछ क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे एसीसीए से और दूसरे बोर्ड से। ठीक है। उसके बाद जब ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम बी एफ एस बी एफ के पास पेपर्स करेंगे। पास पेपर, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह मेरी किताब में मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद जब ये 4 काम हो जाएंगे, पास पेपर भी हो गए, फिर छुट्टी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बस जान छूट गई, नहीं, इसके बाद आपने 3 काम है जो आपने खुद करने हैं, 5 6 एंड 7। अच्छा, बीएफडी की अप्रोच मैं क्लियर कर दूं, बीएफडी मांगता है कंसिस्टेंसी, ये बात उमेश में डिस्कस करेंगे आपसे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर मंथली बेसिस पे जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं आप उनसे पूछिएगा, मंथली फॉलो अप किया जाता है। हर महीने की स्पेसिफिक डेट्स पे आपको एडमिन की तरफ से मैसेज आता है, रिमाइंडर आता है, भैया क्या सीन है। फिर उसके बाद जब प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती तो कॉल भी जाती है हमारी फर्म से कि यार आपने जो है ना वो इतना कम कवर किया हुआ है, क्या रीज़न है, कब तक कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सर से डिस्कस कर लें। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप कंसिस्टेंट बन जाएं। खैर, अच्छा, ये 4 काम कर लिए, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने रिवीजन करना होता है, कोई टेस्ट होते हैं वो देने होते हैं, और अटेम्प वाइज पास पेपर करना होता है। अटेम्प वाइज पास पेपर, फुल फ्लेज अटेम्प वाइज पास पेपर सॉल्व करना होगा, और फिजिशियन अटेम्प विद टाइमिंग। ठीक है जी। तो ये 3 काम सब्सीक्वेंट है, टॉपिक खत्म होने के बाद है, ये टॉपिक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, पास पेपर्स करेंगे, रिवीजन टेस्ट अटेम्प वाइज पेपर पेपर्स रिसेंट अटेम्प के आपने करने प्रॉपर सॉफ्टवेयर पे, आईकैप सॉफ्टवेयर पे। आईकैप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं एक बात पीछे कर रहा था, बस मैं वो बात कर दूं। आईकैप सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, देखें आप आईकैप सॉफ्टवेयर आखिरी महीने में भी सवा महीना चलाएंगे ना तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मगर बात यह है कि आपको चीज़ आनी चाहिए, आपको पहले समझ आएगा तो आप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे ना, अगर समझ ही नहीं आएगा तो सॉफ्टवेयर पे कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? तो ये मैं हमारी अप्रोच होगी, एक पूरी किताब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच मौजूद है, और इस अप्रोच को ही हम आगे लेके चलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? तो